हेलो फाइनेंशियल फाइटर्स, मेरा नाम है लोकेश तिवारी एंड बी फाइनेंशियली फ्री चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एक और धमाकेदार आईपीओ का वीडियो लेकर के आ गया हूं और कंपनी का नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। क्या ये कंपनी बहुत अच्छी है? क्या ये कंपनी हमें अच्छा लिस्टिंग गेन देगी? तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं अबाउट द कंपनी, बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटर्स, बैलेंस शीट एंड आईपीओ डिटेल विथ ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि मैं अप्लाई करूंगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट। जब भी किसी कंपनी के नाम में लाइफ साइंस वर्ड आपको दिख जाए तो आप इतना अंदाजा लगा लो कि ये मेडिसिन या फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी है। सुप्रिया लाइफ साइंस जो है वो एपीआई बनाती है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। फार्मा इंडस्ट्री काम कैसे करती है? जो बड़ी जायंट कंपनियां हैं जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती हैं, सारे इंग्रेडिएंट तो वो बना नहीं सकती, कुछ उनकी भी लिमिटेशंस है। तो वो ऐसे छोटे छोटे फर्म्स को टाई अप करती हैं जो कंटिन्यूअसली R&D में है, कंटिन्यूअसली रिसर्च कर रहे हैं और किसी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स को इस कंपनी को सप्लाई कर सकते हैं। एक होता है फॉर्मुलेशन, जो बड़ी कंपनी दवा बना के हमारे सामने लेकर के आती है, और एक होता है उस दवा में लगने वाले स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स जो वो डिफरेंट छोटी छोटी कंपनियों से कलेक्ट करती हैं। ये कंपनी एपीआई बनाती है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। मजेदार बात ये है कि ये कंपनी 1987 से एक्टिव है, विच मीन्स मोर देन 35 ईयर्स। और इस कंपनी के फाउंडर है मिस्टर सतीश वाघ। आप यहाँ पे देख सकते हो मिस्टर सतीश वाघ well qualified and holds degree in chemistry and economics। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये कंपनी अपने 38 APIs को, जो उनके यूनिक APIs हैं, उनको 86 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, विच इज ह्यूज। और इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो महाराष्ट्र में है। ये हम सुप्रिया लाइफ साइंस की वेबसाइट पे आ गए हैं। आप जो प्रोडक्ट्स के नाम देखोगे थोड़े से अजीब है। एंटी हिस्टामाइन, एंटी एलर्जेटिक, एंटी एस्थमेटिक एंड मेनी मोर। और आप इनके एपीआईज का केमिकल स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। क्लोरफेनामाइन, देन फेनरमाइन। इसमें काफ़ी नाम मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा इनके कुछ विटामिन के भी प्रोडक्ट हैं, एंटी मलेरिया प्रोडक्ट। अब आपको इनके प्रोडक्ट के बारे में एक बेसिक सा आइडिया आ गया होगा कि ये फार्मा में यूज होने वाले कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं जिनमें इनकी लीडरशिप है, और उन्हीं प्रोडक्ट्स को ये 86 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। ये इनका क्लियर कट बिजनेस मॉडल है। देखो, आपको भी पता है फार्मा इंडस्ट्री का फ्यूचर काफी सिक्योर है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, जिस तरह से हमारे खाने पीने में बदलाव हो रहा है, लोगों में एलर्जी, बीमारियां ये तो बढ़ ही रही हैं। तो उसकी वजह से फार्मा इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली ग्रो करने वाली है, और इस इंडस्ट्री को भी, इस पर्टिकुलर कंपनी को भी इसका एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा ही। और वो सेम चीज हम डेटा में भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप देखोगे वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज जो है वो हेल्थ केयर में अपने टोटल जीडीपी का कितना % खर्च करती है, जैसे ब्राजील 10%, चाइना अराउंड 6%, फ्रांस 11% एंड यूएस अराउंड 17%। लेकिन इंडिया अगर आप देखोगे तो वी आर एक्सपेंडिंग ओनली 3.5%। मतलब बहुत बड़ा स्कोप है कि इंडिया अभी अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और खर्चा कर सकती है और उसको और मजबूत कर सकती है। अगर इंडिया अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे खर्चा करेगी तो जाहिर सी बात है इस कंपनी को उसका एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री और ग्रो करेगी। इसके अलावा इनका जो प्रोडक्ट है एंटी हिस्टामाइन एंड एंटी एलर्जी, अगर आप वो देखोगे 2015 से 2020 तक वो लगभग 8% के CAGR से ग्रो कर रहा था। एंड आगे इनका एस्टिमेशन है कि 2025 तक वो लगभग 8% का जो अपना ग्रोथ रेट है वो मेंटेन रखेगा। इनके कुछ ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जैसे कि GSK, मर्क, फाइजर। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा क्योंकि ये वैक्सीन वगैरह भी बनाती है। इसके अलावा लुपिन, ये सब जो है इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। इसके अलावा आप इनके अगर कुछ इंडिया के लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स देखोगे तो उसमें है सोलारा फार्मा साइंस लिमिटेड, न्यूलैंड लेबोरेटरीज लिमिटेड, आरती लिमिटेड, वैनबरी लिमिटेड एंड डिवीज लेबोरेटरी। ये आप ये 3 साल के डेटा पे फोकस करो यहाँ पे, ठीक है। 2019, 2020, 2021। पहले एसेट है, फिर रेवेन्यू है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये नंबर मिलियंस में रहने वाला है, बट मैं करोड़ में पढ़ूंगा। तो एसेट में अगर आप देखोगे तो एसेट इनका कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में भी बहुत बड़ा जंप है। प्रॉफिट में अगर आप देखोगे 2019 में 39 करोड़ का प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट 2020 में बढ़ के हो गया 73 करोड़ का, और अब 2021 में आते आते वो प्रॉफिट हो गया है 123 करोड़ का। मतलब ऑलमोस्ट 4x हो गया है 2 ईयर में।
विच इज लाइक वेरी गुड जंप। इसके अलावा इस कंपनी के ऊपर लगभग 60 करोड़ का बोरोइंग्स भी है, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो 80% रेवेन्यू है वो इनके टॉप 10 प्रोडक्ट से आता है। मतलब आप सोच रहे हो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं 38, लेकिन टॉप 10 प्रोडक्ट से ही 80% रेवेन्यू आता है। इसके अलावा अगर आप इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो यूरोप से इनका लगभग 25% रेवेन्यू आता है, लैटिन अमेरिका से लगभग 12%, इसके अलावा एशिया से, पूरे एशिया से लगभग 25%, नॉर्थ अमेरिका से इंक्लूडिंग कनाडा 6% का है, एंड इंडिया से लगभग 24% का। सो आप देख सकते हो रेवेन्यू इनका ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट से वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच इज वेरी गुड। सो इनका आईपीओ जो है वो 16 दिसंबर को ओपन हो चुका है, क्लोज जो होगा वो 20 दिसंबर को होगा, विच इज मंडे को। अलॉटमेंट डेट 23 दिसंबर, अगर आपको नहीं मिला तो 24 दिसंबर को रिफंड आ जाएगा, एंड लिस्टिंग डेट जो होगी उसकी 28 दिसंबर। इसके अलावा आप देख सकते हो इसका जो फेस वैल्यू है वो ₹2 का होगा। आईपीओ प्राइस बैंड जो है 265 से 274 का है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करो। जो मिनिमम क्वांटिटी रहने वाली है वो 54 का एक लॉट रहेगा, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। इशू साइज 700 करोड़ का है, उसमें से 200 करोड़ जो है ये कंपनी के लिए जाएगा, लेकिन ऑफर फॉर सेल जो है वो 500 करोड़ का है। मतलब 500 करोड़ रुपया प्रमोटर्स के पास जाने वाला है, कंपनी के पास नहीं जाएगा। अब इस 200 करोड़ जो कंपनी के पास जाने वाला है उसका क्या यूज करने वाले हैं? सबसे पहली चीज, ये 60 करोड़ का वो जो बोरोइंग है जो मैंने आपको बताया था उसको खत्म करने वाले हैं, और जो बचा हुआ 140 करोड़ है उसको मेजरली कैपिटल एक्सपांशन में यूज करने वाले हैं, कंपनी के एक्सपांशन में यूज करने वाले हैं, एंड थोड़ा बहुत जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज। सो वैल्यूएशन के मामले में ये कंपनी बहुत अच्छे वैल्यू पे आ रही है। करंटली इसका जो पी है वो 26 है, विच इज गुड, नंबर 1। नंबर 2, ये छोटी साइज की कंपनी है। इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 2000 से 2200 करोड़ के करीब है। सो ये छोटी साइज की कंपनी है। सो इस कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि फार्मा इंडस्ट्री बहुत हाईली रेगुलेटेड होती है। हर कंट्री के अपने रूल्स रेगुलेशन, सेम ड्रग कहीं अलाउ होता है, सेम ड्रग कहीं अलाउ नहीं होता है, वो सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और आप ये सोचो कि ये कंपनी जो है 86 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, मतलब उन सबका रेगुलेशन मेंटेन करना, वहां के लॉ के हिसाब से काम करना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। थर्ड रिस्क में आपको बताऊंगा कि ये कंपनी जो है सतीश वाघ ही मेनली मैनेज करते हैं। सो बोर्ड मेंबर में मुझे ज्यादा लोग दिखे नहीं, क्योंकि 99.99% जो इक्विटी है वो इन्हीं के पास है। सो आप देख सकते हो कि सिंगल मैन रन बिजनेस है। अगर इनको कुछ हल्का फुल्का भी होता है तो बिजनेस में बहुत सारे ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए एक अच्छे स्टेबल बिजनेस के लिए थोड़े मैनेजमेंट की भी जरूरत होती है। सो इस इंडस्ट्री का और इस कंपनी का भी सबसे बड़ा एक्स फैक्टर ये हो चुका है कि अब पूरी दुनिया चाइना +1 पॉलिसी अपनाना चाहती है। अब ये चाइना +1 क्या होता है? देखिए, जैसे ही कोविड आया चाइना में बहुत बड़ा डिसरप्शन हो गया, ठीक है, तो वहां पे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जितनी भी सप्लाई हो रही थी, वो सब डिस्टर्ब हो गई। तब पूरी दुनिया को रियलाइज हुआ कि यार हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, सिर्फ एक कंट्री पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मे बी चाइना से थोड़ा लेंगे, थोड़ा किसी और कंट्री से, और वो जो दूसरी कंट्री है ना, दैट इज इंडिया, क्योंकि इंडिया ही है जो चाइना को पॉपुलेशन के मामले में, वर्क फोर्स के मामले में कंटिन्यूअसली चैलेंज दे सकती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने थोड़े प्लांट चाइना से शिफ्ट करके इंडिया की तरफ भी लेकर के आ रही हैं। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। सो आपको भी अपने वेल्थ का डाइवर्सिफिकेशन करना। इसके अलावा जो इनका सेकंड एक्स फैक्टर है वो है 83 कंट्रीज में एक्सपोर्ट। भाई साहब, सो इतनी कंट्रीज से इनको लीगल अप्रूवल है। कुछ कंपनियों को अप्रूवल लेने में ही कई साल लग जाते हैं। सो ये हम आ गए हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस वेबसाइट पे, ठीक है, ब्रोकरेज रिकमेंडेशन देखने के लिए। सो आप देख सकते हो कि एंजल वन सेज सब्सक्राइब, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से सब्सक्राइब, चॉइस ब्रोकिंग से सब्सक्राइब, मारवाड़ी शेयर से सब्सक्राइब, निर्मल बंग से सब्सक्राइब, हेम सिक्योरिटी से सब्सक्राइब। सो इसका मतलब सारे ब्रोकरेज हाउस इस आईपीओ को लेकर के पॉजिटिव हैं। अब देखना है लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा। तो ये हम आ गए हैं मिंट की वेबसाइट पे। इसका जो आईपीओ आ रहा है वो 265 टू 274 रुपीज में आ रहा है, जबकि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 275 चल रहा है। मतलब आप सोच रहे हो सीधा डबल, जितने का प्राइस है उतने का ही ग्रे मार्केट प्रीमियम। मतलब एस्टिमेशन है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट 549 रुपीज पे लिस्ट हो सकती है, मतलब 100% प्रीमियम गेन, व्हिच इज वेरी गुड। सो क्या मैं इस कंपनी में अप्लाई करने वाला हूं? आंसर है यस, 101% मैं इस कंपनी में अप्लाई करने वाला हूं। उसका सिंपल रीजन है, एक अच्छे वैल्यूएशन पे आ रही है, दूसरा ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत अच्छा है। बट क्या मैं इस कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करने वाला हूं?
सबसे पहली बात, ये मिलना तो चाहिए, मिले तो अच्छा लगेगा यार, कम से कम कुछ अच्छा गेन मिलेगा। लेकिन अगर ये मिला भी तो भी मैं इसे अभी तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह की एपीआई बनाने वाली कंपनीज ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। आई होप ये एनालिसिस आपको काम का लगा होगा। मैं इस तरह के फाइनेंशियल वीडियोस आप तक जरूर लेकर के आता रहूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। थैंक यू सो मच।